हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मास्टर माइंड ट्यूशन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन सब्जेक्ट को और आप सीखिएगा राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, जिसमें आपको हिंदी के शब्दों नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं इस चीज की जानकारी प्राप्त होगी। और ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 आज बनाकर मैं आप सभी को समझाने का बताने का प्रयास करूंगा। तो यह क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 को बनाने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हमने एक्सरसाइज 1 को बना दिया है और उसके पहले के क्लास में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, उसके पहले हमें क्या क्या चीज आना चाहिए उस चीज को मैं बता दिया हूँ। तो उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप ट्रांसलेशन शुरू से समझ पाए। चलिए एक्सरसाइज 2 को बनाते हैं। देखिए, पहला शब्द है कमल। तो ये 3 अक्षर का शब्द है, क, म और ल। चलिए इसको हम बनाते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो क का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा और यहाँ पर किसी प्रकार का मात्रा नहीं दिया हुआ है, यानी कि आकार, हार्शिन, दीर्घिन, तारकुन, बाजुन, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अपने से क्या करेंगे, ए लगा देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। म का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा और यहाँ पर भी किसी प्रकार का मात्रा नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे और ल का एल हो जाएगा। और लास्ट में भी मात्रा नहीं है लेकिन लास्ट में हम लोग ये नहीं लगाते हैं। बस इतना ही चीज का आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी पूरा ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा। तो यह क्या हो गया, कमल लिख दिए हम लोग। अगला है रतन। र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। और इसमें भी मात्रा नहीं लगा हुआ है तो ए दे देंगे। और त का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, टी हो जाएगा। और न का एन होता है लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मात्रा वगैरह नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे और उसके बाद हम लोग एन से न लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द है मदन। तो म का क्या होता है विद्यार्थियों, एम से म हो जाएगा और इसमें आकार वगैरह नहीं है तो ए दे देंगे। और द का क्या हो जाएगा, डी से द होता है, आप सभी जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पहले के क्लास आप लोग देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। द में भी मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे। और न का क्या हो जाएगा, इन से न, तो यह हमारा क्या हो गया, मदन हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हिंदी से अंग्रेजी जैसे ही हम लोग अनुवाद करते हैं तो जो शब्द का जो उच्चारण होता है उसी के अनुसार से हम इंग्लिश अक्षरों को, लेटर्स को बैठाते चले जाते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक दूसरे प्रकार का अनुवाद आएगा जिसको हम लोग उस समय बताएंगे। चलिए अगला शब्द है भरत। तो भ का क्या होता है विद्यार्थियों, बी एच से भ, याद आया, बी एच से भ। इसमें मात्रा नहीं है तो क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। और र का तो आप सभी जानते हैं कि आर से र होता है, इसमें भी मात्रा नहीं है, यहाँ पर भी तो ये लगा दिए। और त का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और आपको शुरू में ही बताया है कि लास्ट में मात्रा रहेगा तो ही उस मात्रा का अंग्रेजी लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर अपने मन से ये नहीं लगाएंगे। चलिए अगला शब्द है भगत। भ का फिर हो जाएगा बी एच और यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए। और ग का क्या हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ए। और त का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, भगत। अगला शब्द है अटल। ए से अ होता है और डबल ए से आ होता है तो यहाँ पर ए लिख दिए। और यहाँ पर भी मात्रा वगैरह नहीं है लेकिन यहाँ पर ए हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वर है और व्यंजन में मात्रा जब नहीं रहता है तो ये लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। अगर आ रहेगा तो डबल ए हम लोग लिख देंगे लेकिन यहाँ पर सीधे अ है तो ए लिख देंगे क्योंकि अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक है, उसके बाद ट का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे। और ल का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एल से ल। तो ये क्या हो गया, अटल। तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्वर यहाँ पर अगर कोई तो वहां पे जो है ये अपने से नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए हसन का क्या हो जाएगा, एच से ह होता है, आप सभी जानते हैं, मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। स है तो एस से डंटी स होता है, यहाँ भी मात्रा वगैरह नहीं है तो ए लगा देंगे। और न का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एन हो जाएगा। तो क्या हो गया, हसन।
हसन। हसन के बाद विद्यार्थियों अगला शब्द है रमन। तो र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे। म का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एम हो जाएगा, और म में भी मात्रा वगैरह नहीं है तो ए दे देंगे। और यह क्या है, अवर्गी न है, ठीक है। अठा डढ़ा जो लास्ट में हरा जिसको बोलते हैं, इसका उच्चारण भी न होता है, और तथा जो होता है इसके लास्ट में इस तरह से न होता है, तो इसको टवर्गी न बोलते हैं और इसको तवर्गी न बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों की जानकारी आप रख सकते हैं। चलिए, म का हो गया, उसके बाद में न का क्या हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, तो क्या लिख दिए हम लोग, रमन। अगला शब्द है अमर। अ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और चूंकि यह स्वर है तो इसके साथ हम लोग ये नहीं लगाएंगे। चलिए, म का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, और इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। और र का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आर से र, तो क्या हो गया, अमर, ठीक है। विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर सतन लिखना होगा तो क्या करेंगे, स त न, इस तरह से लिख देंगे कि एस से स हो गया, टी से त हो गया, एन से न हो गया, तो यह क्या है, बिल्कुल गलत है। तो अनुवाद कैसे करेंगे उसके कुछ नियम होते हैं, उन सब नियमों को आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर मात्रा वगैरह जब नहीं है तो ए लगा देंगे, यहाँ पर भी ए लगा देंगे, तब यह क्या हो जाएगा, सतन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनुवाद क्या है, पूर्ण रूप से उच्चारण पर निर्भर करता है। अगला शब्द है विद्यार्थियों चौमन। तो च का क्या हो जाएगा, सी एच से च हो जाएगा। पहला जो भी अक्षर हम लोग लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे और बाद बाकी स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। यह हर क्लास में हम आप लोग को बताते हैं। च में क्या है, मात्रा नहीं लगा हुआ तो ए लगा देंगे, और म का क्या हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, और न का क्या हो जाएगा, एन से न, तो क्या हो गया, चौमन का अंग्रेजी अनुवाद। अगला शब्द विद्यार्थियों नॉवल। तो हम सभी जानते हैं एन से न होता है, और इसमें भी मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, और व का क्या हो जाएगा, भी से व, यहाँ भी मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, और ल का एल हो गया, तो क्या हो गया, नॉवल। अगला शब्द है जनक। तो जे से क्या हो जाता है, ज हो जाता है, और एक होता है जी, इसको जी बोलेंगे जिससे ग होता है, और ये जे है, जे से ज होता है, ठीक है। तो जे से ज हो गया, और इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए। न का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहाँ पर भी मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, और क का क्या होता है, के होता है, तो क्या हो गया, जनक का अंग्रेजी अनुवाद। अगला शब्द है अजय। ए से अ हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अलग से का प्रयोग नहीं करेंगे। ज का जे हो जाएगा, और जे के साथ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्रा वगैरह नहीं है, और वाई से यह हो जाएगा, यह क्या हो गया, अजय हो गया अंग्रेजी में। अब चलिए, अब यहाँ से दूसरे प्रकार का अनुवाद है पटना। जैसे जनक, पटना। तो पटना जैसे हम बोल रहे हैं तो ट का क्या हो रहा है, आधा उच्चारण हो रहा है, तो ट के बाद में क्या करेंगे हम लोग, अपने से का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, प का हम लोग पी लिख दिए, प में मात्रा नहीं है तो यहाँ पर ए लिख दिए, और ट का टी लिख दिए, और यहाँ पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, इसलिए टी के बाद में ए हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और न का क्या होता है, एन होता है, और लास्ट में क्या है, आकार है, तो मात्रा का हम लोग अंग्रेजी लास्ट में लिखते हैं, और मात्रा कोई लास्ट में नहीं रहता है तो लास्ट में ए का प्रयोग अपने से नहीं करते हैं। तो इसको आप समझ गए, पटना, जनक, पटना, इसमें दोनों में क्या है, उच्चारण का फर्क है। जनक में हम लोग सभी अक्षर का उच्चारण हो रहा है, लेकिन पटना में ट का उच्चारण आधा हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर टी के बाद में ए का प्रयोग नहीं किए हैं। उसी प्रकार से सतना, एस से स हो जाएगा, आकार वगैरह इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे, लेकिन का त हो जाएगा, टी से त हो गया, और यहाँ पर भी सतना का उच्चारण में त का आधा उच्चारण हो रहा है, उसके बाद इसलिए यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, और न का एन हो जाएगा, और लास्ट में आकार है तो ए लगा देंगे, तो क्या हो गया, सतना। उसी तरह से बरखा। तो बरखा को भी इस तरह लिखेंगे, बी से ब हो गया, यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, और र का आर हो जाएगा, और यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बरखा जब हम लोग बोल रहे हैं तो र का उच्चारण आधा आ रहा है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। और ख का क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा, और लास्ट में आकार है तो आकार का ए हो जाएगा, तो क्या हो गया, बरखा। कमला, कमल और कमला। कमला जब बोल रहे हैं तो म का उच्चारण आधा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ए का प्रयोग एम के साथ नहीं होगा। कैसे, ए से क हम लोग लिख दिए, यहाँ पर मात्रा वगैरह नहीं है तो ए लगा दिए, म का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा उच्चारण के अनुसार से, और ल का एल लिख देंगे, और आकार का ए लिख देंगे, तो क्या हो गया, कमला। जैसे पटना, सतना, बरखा, कमला, गमला,
गमला, सरला, ये सब क्या है, इसमें ए के प्रयोग में ध्यान रखना है, उच्चारण के अनुसार से यहाँ पर इसका अनुवाद करना है। गमला का जी हो जाएगा, मात्रा नहीं है तो ए हो जाएगा, म का एम लिख देंगे, उसके बाद सीधे एल से ल लिख देंगे और आकार का ए लिख देंगे, तो क्या हो गया गमला। अगला है सरला, एस से स हो जाएगा, आकार का ए हो जाएगा, र का आर हो जाएगा, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उच्चारण आधा हो रहा है, सीधे लिख देंगे एल से ल और ए से आकार, तो क्या हो गया सरला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है आपका पारस। पारस का देखिए पी से आपका प हो जाएगा, यहाँ पर आकार दिया हुआ है तो यहाँ पर ए लगा देंगे, अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो भी हम लोग क्या करते हैं ये का प्रयोग करते हैं। र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, पारस, यहाँ पर र का पूरा उच्चारण है इसलिए ए लगा देंगे और डंटी सा का एस हो जाएगा, तो क्या हो गया पारस का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अगला है नारद, एन से न होता है विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं, और आकार दिया हुआ था ए का प्रयोग कर देंगे। र का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, नारद। नारद, नारद जब बोल रहे हैं तो पूरा र आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए लगा देंगे और द का डी से द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है यादव। यादव का क्या हो जाएगा, वाई से य हो जाएगा, आकार है तो ए लगा देंगे और द का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यादव। द का पूरा उच्चारण हो रहा है इसलिए ए लगा देंगे और भी से व हो जाएगा, तो क्या हो गया यादव। चलिए अगला शब्द है सारण। सारण में क्या हो रहा है, एस से डंटी से हो जाएगा, आकार है तो ए लगा देंगे और र का आर हो जाएगा, सारण। र का पूरा उच्चारण हो रहा है इसलिए ए लगा देंगे और टवर्गी न है तो एन से न होता ही है, तो ये क्या हो गया सारण का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। अगला जो नाम है शब्द है वह है 4 अक्षर का। ये तो आपका 3 अक्षर का हम लोग इधर पढ़े और जिसमें बिना मात्रा वाले शब्द थे, कुछ मात्रा वाले शब्द आए, कुछ अलग उच्चारण वाले शब्द आए, और यहाँ पर ये सब क्या है 4 अक्षर वाले शब्द है। तो नाम कितना हो बड़ा हो उसका उच्चारण के अनुसार से उसका इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं बैठा देते हैं तो उसका अनुवाद हो जाता है। जैसे गणपत है तो ग का क्या होता है विद्यार्थियों, जी से ग हो जाएगा, यहाँ पर मात्रा वगैरह नहीं है तो ए लिख देंगे। गणपत, एन से न हो जाएगा, एन का पूरा उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी ए हो जाएगा। पी से प हो जाएगा और प का भी उच्चारण पूरा हो रहा है इसलिए ए हो जाएगा, उसके बाद में लास्ट में टी से त हो जाएगा, लास्ट में तो ये नहीं लगता, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या हो गया गणपत का अंग्रेजी अनुवाद हो गया। चलिए अगला दशरथ, तो डी से क्या हो जाएगा द हो जाएगा, यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए दे देंगे। दशरथ, एस एच से तालाबे से हो जाएगा और स का पूरा उच्चारण हो रहा है तो ए दे देंगे। आर से र हो जाएगा, आर का भी उच्चारण पूरा है तो ए दे देंगे और थ का टी एच हो जाएगा, तो ये क्या हो गया दशरथ, ठीक है। अगला है महाराजा। एम से क्या हो जाएगा म हो जाएगा, मात्रा वगैरह नहीं है तो ए लगा देंगे। ह का एच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आकार है तो ए से आकार हो जाएगा, र का आर हो जाएगा और यहाँ पर भी मात्रा दिया हुआ है तो मात्रा का अंग्रेजी लिख देंगे। मात्रा आकार का ए हो जाएगा और जे से ज हो जाएगा और फिर यहाँ पर लास्ट में आकार दिया हुआ है तो ऐसे आकार हो जाए तो क्या हो गया महाराजा अंग्रेजी में हो गया। चलिए उसी प्रकार से सहरसा है, तो जितना भी नामों को एक्सरसाइज 2 में हमने बनाकर आप सभी को समझाने का प्रयास किया उसके अनुसार से आप कमेंट कर बताइएगा कि सहरसा को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज 2 को बनाने के बाद में आप लोग 3 अक्षर का और 4 अक्षर का नाम को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख गए होंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा आप सभी, और क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। ट्रांसलेशन के अगले क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज इनको बनाएंगे जिसमें और दूसरे तरीके का शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करना बताया गया है। ट्रांसलेशन के क्लास मेरा उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वे शुरू लेवल से सीखे, या ट्रांसलेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो शुरू लेवल से सीखे, और जिन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया है वे इस क्लास से रिवीजन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह क्लास जो है सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं तो क्लास को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर और भी बहुत सारे क्लास है उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा तभी क्लास को समझ में आएगा। जैसे आपके स्कूल में या ट्यूशन में जो आधे घंटे का जो घंटी होता है उस पूरे घंटी में आप लोग जब रहते हैं, पूरे क्लास को जब अटेंड करते हैं तब आप सभी को समझ में आता है। उसी तरह से ऑनलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन ट्यूशन में भी जब तक आप पूरे क्लास को नहीं देखिएगा तब तक आपको सही से जानकारी नहीं प्राप्त होगी और न ही उस चीज को
आप सही से समझ पाइएगा कि वह क्लास आपको क्या सिखाना या बताना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी क्लास को पूरा देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।